हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप रोड मैप एक रिएक्ट जेएस डेवलपर बनने के लिए। सो गाइस ये जो रोड मैप है ये मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे पहला हिस्सा है उसमें हम लोग बेसिक से बात करेंगे, मतलब उस पर्सन के लिए वो पहला हिस्सा होगा या फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें उस बंदे को कोई भी प्री नॉलेज नहीं है, कुछ भी प्रीवियस नॉलेज नहीं है, वो एकदम फ्रेशर स्टार्ट कर रहा है। दूसरा जो पार्ट होगा वो उस बंदे के लिए होगा जो ऑलरेडी HTML CSS जावास्क्रिप्ट जानता है और अब सीधा रिएक्ट सीखना चाहता है। तो अगर आप दूसरे वाली लिस्ट में हो तो ये जो टाइम स्टैम्प आपको दिख रहा है आप सीधा वीडियो में उस पर जा सकते हो और आप रिएक्ट का रोड मैप देखना शुरू कर सकते हो। तो पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और पहले पार्ट में सबसे पहले एक रिएक्ट जेएस डेवलपर बनने के लिए आपको जो सीखना होता है वो होता है HTML। HTML क्या है गाइज? HTML एक बेसिक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके वेब पेज को स्ट्रक्चर देने का काम करती है। एक मार्कअप लैंग्वेज है जिससे आपका वेब पेज बनता है। तो आपको HTML में क्या क्या सीखना होता है? आपको HTML में ये सीखना होता है कि टैग्स कैसे काम करते हैं, कितने टाइप्स के टैग्स होते हैं, डिविजन्स कैसे परफॉर्म किया जाता है या पेज का डिवीजन कैसे होता है, डिवीजन कैसे बनाए जाते हैं, डिवीजन बनाते हुए हम लोग कौन कौन से टैग्स यूज करते हैं, सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फॉर्म कैसे बनाया जाता है, इन सब चीजों पे आपको फोकस करना होता है। टेबल कैसे बनाई जाती है, लिस्ट कैसे बनाई जाती है, ये चीजें आपको HTML में सीखनी होती है। देन आ जाते हैं हम लोग CSS पर। HTML खत्म होने के बाद CSS स्टार्ट नहीं होगा। HTML और CSS साथ साथ में ही चलता रहता है, बिकॉज आपको HTML सिर्फ HTML सीखोगे आप तो आप डिवीजन करने के लिए कुछ टैग्स यूज करोगे। अब डिवीजन करने के लिए जो आप यूज करोगे वो CSS की हेल्प के बिना नहीं हो सकता। तो CSS और HTML दोनों साथ साथ में चलते रहते हैं। बट हमने ये देख लिया कि HTML में क्या क्या चीजें सीखनी है। अब CSS में देख लेते हैं कि CSS में क्या क्या चीजें सीखनी होती है। तो CSS में आप लोगों को सबसे पहला सीखना है कि CSS वर्क कैसे करती है। तो CSS के अंदर प्रॉपर्टीज क्या होती है, CSS के अंदर प्रॉपर्टीज की वैल्यूज कैसे दी जाती है, सिलेक्टर्स क्या होते हैं CSS में, कितने तरीकों से CSS को हमारे पेज पर लगाया जा सकता है। फिर हम लोग आ जाते हैं, जब हम ये बेसिक चीजें सीख लेते हैं तब हमें देखना होता है कि किस तरीके से हम CSS की बेसिक टाइपोग्राफी प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं जिससे आप CSS के फॉन्ट के कलर को चेंज कर पाओ, फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर पाओ, फॉन्ट की साइज को बड़ा छोटा कर पाओ। फिर आप आ जाते हो बैकग्राउंड्स को मैनेज करने पर। बैकग्राउंड्स के बाद आप मैनेज करते हो बॉर्डर को, स्पेसिंग को यानी मार्जिन और पैडिंग को। और उसके बाद आप आ जाते हो डिविजन्स जो जिससे होते हैं वो चीज़ों पर जा सकते हो। जैसे कि हम लोग फ्लोट की बात कर सकते हैं, हम लोग यहाँ फ्लेक्स की बात कर सकते हैं, हम लोग यहाँ ग्रिड की बात कर सकते हैं। इन चीज़ों को CSS में आपको बेसिकली सीखना होता है। ये सब कुछ सीखने के बाद आपको CSS 3 में सीखना होता है कि ट्रांसफॉर्म कैसे वर्क करता है, ट्रांजिशन कैसे वर्क करते हैं, एनिमेशंस कैसे वर्क करते हैं, पोजीशन कैसे काम करता है। और ये सारी चीजें सीखते हुए आपको एटलीस्ट 4 से 5 प्रोजेक्ट्स इन पे बनाने होते हैं। अब ये 4 से 5 प्रोजेक्ट आपको बहुत ज्यादा लग रहे होंगे क्योंकि मैंने बहुत छोटी चीजें बताई, बट मैं आपको समराइज्ड बता रहा हूँ। डिटेल में आपको इन चीजों को पढ़ना होता है और फिर आपको ये 4 से 5 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं जो कि डमी वेबसाइट्स होती है, स्टैटिक वेबसाइट्स होती है। जब आप ये 4 से 5 स्टैटिक वेबसाइट्स बना चुके होते हैं तब आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस होता है HTML और CSS में। और फिर आप आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट पे, जो कि मेरी फेवरेट है और मोस्टली लोगों की फेवरेट है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट आज के टाइम में द मोस्ट इन डिमांड लैंग्वेज है या मोस्ट इन डिमांड स्किल सेट है या मोस्ट फेवरेट लैंग्वेज है। काफी सारी चीजें मैं बोल सकता हूँ जावास्क्रिप्ट के लिए। बट जावास्क्रिप्ट पर आते ही आपको क्या करना होता है, आपको जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले ये सीखना होता है कि जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स कैसे वर्क करता है, जावास्क्रिप्ट को पेज के साथ एम्बेड करने के कौन कौन से तरीके हैं, जावास्क्रिप्ट में हम लोग वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, कितने टाइप से बनाते हैं, लेट, कॉन्स्ट और वेर क्या होता है, उनके स्कोप और लाइफ टाइम क्या होते हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट में हम किस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं, एरे कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शंस कैसे बनते हैं, फंक्शंस इंडिविजुअली कैसे बनते हैं और इंडिविजुअल फंक्शंस में पैरामीटर्स क्या होते हैं, रिटर्न क्या होता है। ये सारी चीजें आपको फंक्शंस में सीखनी होती है। जब आप ऑब्जेक्ट को समझ जाते हैं तब आपको ये समझना होता है कि डोम क्या है, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है। ये सारी चीजें गाइज आपको हो सकता है कंफ्यूजिंग लग रही हो, बट आपको ये स्टेप बाय स्टेप नोट कर लेना है जो मैं बता रहा हूँ आपको। और आप जब पढ़ना शुरू करोगे तो आपको इसी स्टेप में, इसी ऑर्डर में चीजों को फॉलो करना है। आप इन चीजों के अराउंड सर्च भी कर सकते हैं, आपको गूगल पे बहुत सारी चीजें मिल भी जाएगी। या फिर अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगी जिससे आप कंप्लीट HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को सीख सकते हो, जो कि हमने वीडियोस में इन डेप्थ कवर कर रखी है। तो जब आप डॉम को सीख लेते हैं तब आपको डॉम के बाद सीखना होता है इवेंट्स को। अब इवेंट्स सीखते टाइम आप क्या करोगे, इवेंट्स को सिर्फ आप पढ़ नहीं रहे हो, आपने जो चीजें सीखी है उन सब चीजों को मिलाकर आप जावास्क्रिप्ट में भी 3-4 चीजें, 5-6 चीजें, अलग अलग चीजें बना रहे हो।
अब जब जावास्क्रिप्ट में आप कुछ बना रहे हो, यानी जावास्क्रिप्ट में आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तो प्रोजेक्ट्स बनाते टाइम जावास्क्रिप्ट में आप HTML CSS का भी यूज करोगे। तो वो जो HTML CSS की नॉलेज आपने पीछे ली थी वो भूलनी नहीं है, क्योंकि उनका भी यूज हमको करना पड़ेगा। जब आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों चीजें अच्छे से सीख जाते हो तो आपका बेस क्लियर है, यानी आप लोगों ने जो बेसिक फंडामेंटल चीजें होती है वो आप सीख चुके हो। और इसके बाद आप कुछ ऐसी ऑप्शनल चीजें सीख सकते हो, जैसे कि jQuery आप सीख सकते हो। jQuery जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जिसमें आपका कोड कम हो जाता है और काम आप ज्यादा कर पाते हो राइट लेस एंड डू मोर में, जो कि ऑप्शनल है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मैंडेटरी है, आपको सीखना ही चाहिए, बट अगर आप सीखते हो तो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद आप सीख सकते हो गिटहब को। गिटहब सीखने के लिए आपको क्या करना है? गिटहब सीखने के लिए आपको सिंपली पहले ये समझना है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स होते क्या है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम की जरूरत क्या है। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम पूरा काम कैसे करता है। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम यानी गिट को सीखने के लिए भी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उस पर आप चाहें तो वो भी प्रेफर कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप ये सारी चीजें सीख जाते हैं तो अब आपको ये पता है कि एक वेबसाइट बनती कैसे है, स्टैटिक वेबसाइट कैसे बनती है, और उसको गिट पर हम कैसे अपने कोड को स्टोर कर सकते हैं। अब स्टार्ट होता है पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रिएक्ट JS के बारे में। तो अभी हम लोगों ने बेस डिस्कस कर लिया पिछले पार्ट में, और अब हम बात करने वाले हैं रिएक्ट JS की। तो गाइस रिएक्ट JS जो है वो एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। तो जो जावास्क्रिप्ट आपने सीख रखी है ऑलरेडी, जो जावास्क्रिप्ट आपको आती है, जिस पे आपने बेसिक लेवल पे काम किया था, वही सारी चीजें जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपने सीखी है उनको थोड़ा सा एडवांस बनाकर रिएक्ट JS को बनाया गया है, ताकि आप एक ऐसा एक फ्रंट एंड बना सकें जो रोबस्ट हो, जिनमें आपका काम कम लगे, टाइम कम जाए और बहुत क्विक काम हो जाए। जो फेसबुक है उसने रिएक्ट JS को बनाया था अपने पर्पस के लिए, फिर उसने ओपन सोर्स कर दिया, तो आज हम लोग यूज कर पा रहे हैं थैंक टू फेसबुक। एंड रिएक्ट JS में सबसे पहले आपको ये सीखना होता है, या रिएक्ट JS सीखने से पहले आपको एक बेसिक इन्वायरमेंट सेटअप करना होता है, जिसमें आप एक कोई अच्छा सा कोड एडिटर, मैं प्रेफर करता हूँ VS कोड को। देखिए कोड एडिटर आपको HTML CSS में भी चाहिए रहेगा, मैं वहां बताना भूल गया, बट आपको कोड एडिटर यहाँ भी चाहिए, तो मैं प्रेफर करता हूँ VS कोड को। फिर आप Node.js को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम पर, बिकॉज Node.js की हेल्प से आप रिएक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे, रिएक्ट को चलाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको Node.js सीखना है, आपको Node.js बस इंस्टॉल कर लेना है। इसको भी पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो Node.js इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करते हो? पैकेज मैनेजर्स एक्सप्लोर करते हो। तो दो पैकेज मैनेजर्स जो मोस्टली फेमस है, सबसे पहला है npm और दूसरा है yarn। दोनों की हेल्प से आप सारे पैकेजेस नोड के इंस्टॉल कर सकते हो और रिएक्ट को भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसके बाद आप रिएक्ट JS इंस्टॉल करते हो। रिएक्ट JS इंस्टॉल करते ही सबसे पहला काम जो लोग करते हैं वो ये होता है कि वो उस पर कोड लिखना शुरू कर देते हैं, जाते हैं और देखते हैं कि कोड कहाँ लिखना है। बट ये सबसे गलत अप्रोच है। सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जब मैंने इंस्टॉल किया तो ये इतने सारे जो फोल्डर्स आए वो है क्या एग्जैक्टली, वो तो पता चले हमें। तो ये जो इतने सारे फोल्डर्स हैं, ये सारी जो फाइल्स हैं, वो फाइल्स एंड फोल्डर्स क्या है वो आपको चेक करना होता है। इन फाइल्स में किस फोल्डर में क्या लिखा हुआ है, किस फोल्डर में क्या है, या आप एक रिएक्ट JS के डॉक्यूमेंटेशन पर भी जाके देख सकते हो कि ये एक फोल्डर में क्या होता है, एक फाइल में क्या होता है। ये समझने आने के बाद गाइज, ये समझ जाने के बाद बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए काम करना, क्योंकि आपको उसकी बिहाइंड द सीन वर्किंग पता चल गई। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे पहली चीज जो आपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझने के बाद शुरू करनी है, जहां से एक्चुअली रिएक्ट JS स्टार्ट हो रहा है, वो ये है कि आपको JSX को समझना है कि JSX क्या है और रिएक्ट में JSX कैसे काम करता है, JSX की इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद आपको आ जाना है कंपोनेंट्स पर और समझना है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स कैसे बनाए जाते हैं। दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स और फंक्शनल कंपोनेंट्स। क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स काफी टाइम पहले यूज होने बंद हो चुके हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उनको अभी भी सीखें। फंक्शनल कंपोनेंट्स पे ज्यादा जोर दें, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स को इतना सीख लें कि कोई ओल्ड प्रोजेक्ट अगर आपके सामने आ जाता है तो आप ये ना सोचें कि यार ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स का आइडिया तो है। अगर आपको कभी ये सामने आ जाए कि किसी क्लास बेस्ड कंपोनेंट में बने हुए प्रोजेक्ट को, यानी रिएक्ट 16 से पहले बने हुए प्रोजेक्ट को आपको कन्वर्ट करना है करंट रिएक्ट JS के वर्जन में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप फंक्शनल कंपोनेंट्स और क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स दोनों जानते हैं। कंपोनेंट समझने के बाद आपको ये समझना है कि स्टेट्स क्या होते हैं और प्रॉप्स क्या होते हैं। स्टेट्स जो रिएक्ट JS के अंदर कंपोनेंट्स का इंटरनल डेटा मैनेज करते हैं वो स्टेट्स होते हैं। इसको इन डेप्थ आपको सीखना है अच्छे से, क्योंकि रिएक्ट JS में तीन चीजें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फर्स्ट इज द कंपोनेंट्स, सेकंड स्टेट और थर्ड है प्रॉप्स। इन तीनों के अलावा
और कोई भी चीज उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगी जितना ये करेगी। तो आपको इन तीनों को अच्छे से सीख लेना है। अब जब आपने ये सीख लिया तब बारी आती है स्टाइलिंग की, क्योंकि कंपोनेंट्स आप ऐसे तो बनाओगे नहीं, उनको वेबसाइट बनाना आपको, तो कुछ उनमें आप अच्छा भी दिखाओगे। तो जब आप बात करते हो यहाँ स्टाइलिंग की, तो स्टाइलिंग में आपको क्या करना होता है, CSS कैसे इंप्लीमेंट होती है वो समझना होता है। तो CSS इंप्लीमेंट करने के भी काफी सारे तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो आप CSS की फाइल बनाओ और उसको ऐड कर लो, जो आप React.js इंस्टॉल करते ही सबसे पहले पेज पर देख पाओगे। तो डेडिकेटेड .css की फाइल बनाई और उसको ऐड कर लिया। दूसरा जो तरीका है वो है कि आप किसी फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हो। जैसे आपने बूटस्ट्रैप यूज कर लिया, आपने मटेरियल UI यूज कर लिया, या फिर आपने टेलविंड CSS यूज कर लिया। जो तीसरा तरीका होता है स्टाइलिंग करने का वो होता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा जब आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे। तो इनलाइन CSS से भी आप स्टाइलिंग करवा सकते हो। इनलाइन CSS देने का तरीका अलग होता है रिएक्ट में, तो वो भी आपको सीखना है। फिर स्टाइलिंग वाले सेक्शन में ही नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं किसी और लाइब्रेरी की। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं स्टाइल्ड कंपोनेंट्स की। स्टाइल्ड कंपोनेंट्स एक लाइब्रेरी है React.js के अंदर, ही पैकेज है, उसको भी आप यूज कर सकते हो और कंपोनेंट्स को ऑलरेडी स्टाइल्ड बनाकर फिर उनको यूज कर सकते हो। ये भी एक अच्छा तरीका है जो आप चेकआउट कर सकते हो और जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। जब ये सारी चीजें आपने कर ली होती है तब आपको सीखना होता है कि कैसे हम लोग रिएक्ट में कंडीशनल रेंडरिंग करवाते हैं और किस तरीके से हम लोग रिएक्ट में इटरेशनल रेंडरिंग करवाते हैं। मतलब हम लोगों को लूप में अगर कुछ रेंडर करवाना हो तो वो कैसे करवाया जाता है, इंपोर्ट करवा कर डेटा को अगर आपको रेंडर करना हो तो वो कैसे करवाया जाता है, वो आपको अच्छे से समझना होता है। जब ये सारी चीजें आपने सीख ली होती है तब आपको ना एक अच्छा फ्लो, आप एक फ्लो में चले जाते हैं React.js के साथ में, और आपको अच्छे से पता होता है कि कौन सी चीज कैसे 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 काम कर रही है। नेक्स्ट स्टेप जो आपको लेना होता है वो ये लेना होता है कि अब जब आपने ये सीख लिया तब आपको, अब तक आप रिएक्ट में जो काम कर रहे थे वो तो कर रहे थे सिंगल पेज, मतलब वहां एक ही पेज बन सकता था। बट अब आपको क्या करना होता है, अब आपको सीखनी होती है राउटिंग, मतलब कि मल्टीपल पेजेस कैसे बनाकर उसको कनेक्ट करें। और React.js में ये काम बाय डिफॉल्ट नहीं होता। इसके लिए आपको React राउटर डोम नाम का एक पैकेज यूज करना होता है। बहुत सारे और भी पैकेजेस हो सकते हैं, बट मैं आपको वही सारे पैकेजेस बता रहा हूँ जो आपको जॉब के अंदर काम आएंगे और आपको जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की। तो आप क्या करोगे, सिंपली React राउटर डोम को सीखोगे और React राउटर डोम की हेल्प से आप ये सीखोगे कि कैसे राउटिंग मैनेज की जाती है, राउटिंग में डेटा कैसे पास करवाया जाता है, कंडीशनली राउटिंग कैसे मैनेज की जाती है, मिडलवेयर्स कैसे लगाए जाते हैं राउटिंग के अंदर। अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर राउट एक्सेस ना हो पाए तो वो कैसे रोका जाता है। जब आप ये सारी चीजें कर चुके होते हो तब आप एक मल्टीपल पेज वेबसाइट बनाना शुरू कर सकते हो। अब आप मल्टीपल पेज वेबसाइट यानी मल्टीपल पेज बना रहे हो React.js से, तो फिर आप क्या करोगे, इसके बाद में कुछ एडवांस चीजों पर जाते हो। जैसे आप स्टेट मैनेजमेंट की लाइब्रेरी Redux को यूज करना शुरू कर सकते हो, या फिर आप इंटरनल मैनेजमेंट जो React प्रोवाइड करवाता है, आप कॉन्टेक्स्ट API को यूज कर सकते हो। इन चीजों को यूज करते हुए आपको APIs फेच करना भी सीखना होता है। APIs फेच करना क्या होता है गाइस, तो React एक फ्रंट एंड का पार्ट है। React में खुद के पास तो कोई डेटा होता नहीं ना, React बैकएंड से कनेक्ट कर सकता है। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ APIs फेच करना सीखना पड़ता है। तो APIs फेच करने के लिए दो चीजें आप यूज कर सकते हो, या तो फेच जो जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट है, HTTP XML रिक्वेस्ट, या फिर आप क्या कर सकते हो, Axios को यूज कर सकते हो। उसकी हेल्प से भी आप इनको APIs को कॉल करवा सकते हो। APIs कॉल करवाते टाइम सिर्फ API कॉल करना नहीं होता, API कॉल करने के साथ में आपको ये भी सीखना होता है कि आप कंपोनेंट लाइफ साइकिल को कैसे मैनेज करेंगे। तो कंपोनेंट लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए आपको हुक सीखने होते हैं। हुक्स वैसे आपको और भी जगहों पर यूज करने पड़ेंगे, बट स्टेट बनाते टाइम भी आप हुक को यूज कर रहे होगे, बट यहाँ पर भी आपको यूज इफेक्ट नाम का एक हुक जो है वो यूज करना होता है, और उससे आपको सीखना होता है कि किस तरीके से पूरी कंपोनेंट की लाइफ साइकिल मैनेज होती है। लाइफ साइकिल का सिंपल सा मतलब है, जैसे हमारी लाइफ साइकिल है वैसे कंपोनेंट की भी लाइफ साइकिल होती है, कि कंपोनेंट पेज पर आया, कंपोनेंट पेज से जाने वाला है, जा चुका है, जाएगा या नहीं जाएगा। ये सारी चीजों को इंग्लिश टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट डिड माउंट, विल कंपोनेंट माउंट, विल कंपोनेंट अपडेट, कंपोनेंट अपडेटेड, ये सारी चीजें आप वहां पर सीख सकते हो। जब हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में बात करते थे तो इनके फंक्शंस होते थे। अब फंक्शनल कंपोनेंट में एक ही फंक्शन सारा काम करवा देता है, तो आपको ये भी चीजें सीखनी होती है। जब आप ये सारी चीजें सीखते हो, इंक्लूडिंग रिडक्स एंड इंक्लूडिंग ऑल अदर हुक्स, आप React.js पे बहुत अच्छे से काम कर चुके होते हैं। और इसके दौरान आपको 4-5 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। तो जैसे आप लोगों ने स्टेट सीखा तो उस पर कोई प्रोजेक्ट बना दिया, राउटिंग सीखी तो उस पर कुछ बना दिया, ऐसे करते करते छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपको बनाते हुए चलने होते हैं। आफ्टर दैट ये सारी चीजें जो अभी तक आपने React में सीखी होती है, इससे आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाता है कि React.js काम कैसे करता है।
और आप यहीं पर रुक सकते हैं और किसी जॉब के लिए जा सकते हैं। बट अगर आप आगे भी थोड़ा सा सीखना चाहते हैं तो आप ये सीख सकते हैं कि रिएक्ट जेएस में टेस्टिंग कैसे की जाती है, रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन को टेस्ट कैसे किया जाता है, और कुछ यूटिलिटीज लाइब्रेरी आप सीख सकते हो, यूटिलिटी लाइब्रेरीज सीख सकते हो, जैसे कि आप लोडास सीख सकते हो, मूवमेंट सीख सकते हो, क्लास नेम सीख सकते हो। ये लाइब्रेरीज कैसे काम कर सकती है या कैसे काम करती है, इनको आप सीख सकते हो। आफ्टर दैट आप जो सर्वर साइड रेंडरिंग है, जो रिएक्ट जेएस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है, उसको सीख सकते हो। रिएक्ट जेएस में सर्वर साइड रेंडरिंग को एनेबल कैसे किया जाता है वो सीख सकते हो, और रिएक्ट जेएस के पूरे इस प्रोजेक्ट को फाइनली सर्वर पर लाइव कैसे करना है वो सीखना भी इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरी जर्नी में आपको एक बहुत अच्छा खासा टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपको रेगुलरली रिसर्च करते रहना पड़ता है, और प्लस एक चीज जो होती है वो होती है आपको कभी गिव अप नहीं करना होता। क्योंकि गाइस अक्सर ये होता है कि हम लोगों को लगता है कि हम ये चीज शुरू कर देंगे, और हम शुरू भी कर देते हैं और हम उस चीज पर चले भी जाते हैं कुछ देर तक, बट 10% 20% रास्ता निकलने के बाद सडनली कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि मैं कहीं अटक गया, मेरा कोड नहीं चल पा रहा है, मैं बहुत ज्यादा फंस चुका हूँ, तब लोग वहां गिव अप कर देते हैं। लेकिन वहां जो ऑप्शन होता है दूसरा, वो क्या होता है कि आप कंटिन्यू सर्च करते रहें, कभी ना कभी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, और नहीं मिल रहा है तब तक आप कुछ और कर लीजिए, कोई और प्रोजेक्ट बना दीजिए, बट आपको गिव अप नहीं करना है। यही इकलौती की है जिससे आप रिएक्ट जेएस में एक बहुत अच्छे डेवलपर बन सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट जेएस की आज के टाइम में डिमांड बहुत हाई है, बहुत ज्यादा डेवलपर्स की जरूरत है रिएक्ट जेएस में, बट डेवलपर्स कम है। तो एक अच्छा रिएक्ट जेएस डेवलपर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बट बहुत कंसिस्टेंटली मेहनत करनी होती है, क्योंकि आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखकर रिएक्ट जेएस को सीखना है, और दैट्स इट, आप रिएक्ट जेएस डेवलपर बन चुके हैं। सो गाइस, आई होप आप अच्छे से समझ में आ गया होगा इन दोनों पार्ट्स में कि रिएक्ट जेएस को सीखने से पहले क्या सीखना है, और रिएक्ट जेएस को कैसे सीखना है, और इससे एक सक्सेसफुल फ्रंट एंड डेवलपर या रिएक्ट जेएस डेवलपर कैसे बनना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनके साथ जिनको इस वीडियो से वैल्यू मिल सकती है, और वो सीखकर भी आपके जैसे एक सक्सेसफुल डेवलपर बन सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।